नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हमने न्यूज़ चैनल में देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताना चाहता हूं कौन है ये शर्जील इमाम और इसको किस केस में अंदर किया गया है और क्या रीज़न था और किस वजह से इसकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो शर्जील इमाम है, ये एक पीएचडी स्टूडेंट था जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। इसका एक वीडियो वायरल हुआ था इन द टाइम ऑफ 19 दिसंबर 2020। उस वीडियो में ये अपने समुदाय के लोगों को भड़का रहा था। इसने बोला था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम आसाम को रेस्ट ऑफ इंडिया से कट कर दें तो ये सरकार हमारी हर मांगे मानेगी। तो उस दौरान इंडिया में एजिटेशन चल रहा था इन द नेम ऑफ एनआरसी और सीएए, क्योंकि भारत सरकार ने सीएए लागू किया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप एक्ट। ये दोनों एक्ट को लागू करने की सोच रही थी गवर्नमेंट और उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली में बहुत प्रदर्शन हुआ, आपने देखा होगा। दिल्ली में सारी ऑलमोस्ट कुछ रोडें उनने घेर ली थी शांतिप्रिय कौम ने, और बहुत तगड़ा इसमें एजिटेशन चल रहा था। उसी दौरान ये शर्जील इमाम ने दो यूनिवर्सिटियों, पार्टिकुलरली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण दिए। और उसके बाद इसने एक वीडियो वायरल किया जिसमें इसने अपने कौम के लोगों को कहा कि वी आर इन मेजॉरिटी पार्टिकुलरली इन आसाम, तो हम क्यों ना मिलकर इस आसाम को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग कर दें। तो जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके तुरंत बाद इस पर एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इसको इसके होम टाउन बिहार से 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया और उसके बाद चार्जशीट भरी गई और तब से ये जेल में है। तो चार्जशीट इसकी जो फाइल की गई थी वो जुलाई 2020 में की गई थी, तब से ये वहाँ से जेल में है और इन पर सेडिशन लॉ लगा है जिसे हम कहेंगे राजद्रोह और देशद्रोह। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा प्लानिंग ये बंदा कर रहा था। हालांकि अगर इसकी एजुकेशन बैकग्राउंड को आप देखोगे तो यू विल नॉट बिलीव दैट कि इतना पढ़ा लिखा इंसान भी ऐसा काम कर सकता है। ही इज ए ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनली ये जेएनयू से कोर पीएचडी कर रहा था जेएनयू यूनिवर्सिटी से। उसी दौरान ये सीए और एनआरसी के अलगाववादी लोगों के साथ हो लिया। हालांकि बाई नेचर और कम्युनिटी ये शांतिप्रिय कम्युनिटी से एक्ट करता है, मतलब बिलोंग करता है। और उस दौरान इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया था। जब इनसे सरकार ने पूछा कि आपका मेन रीजन क्या प्रॉब्लम है आपको इस एक्ट से, तो बताने के लिए कोई भी राजी नहीं था क्या प्रॉब्लम है एक्ट से। बस ब्लाइंडली ये लोगों की डिमांड थी कि सीएए और एनआरसी को ना लगाया जाए। भाई कोई लॉजिक तो आपको देना पड़ेगा, यू मस्ट हैव सम लॉजिक, राइट। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो तो आपके पास में कोई लॉजिक होना चाहिए। क्यों नहीं सीएए लगनी चाहिए, क्यों नहीं एनआरसी लगनी चाहिए। जब सीएए की बात हो रही थी तो लोगों को भड़काया गया कि सीएए से तुम्हारी नेशनलिटी को छुड़ा लिया जाएगा, मतलब जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो वास्तव में यहाँ के हैं या नहीं। जबकि सीए का मेन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही अलग है। सीए एक्चुअली एक्ट लाया गया था उन लोगों के लिए जो कि आउटसाइड ऑफ अवर कंट्री प्रताड़ित हैं और वो लौटकर अपनी इंडिया में आना चाहते हैं और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए एक्ट था, ना कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। बट इस एक्ट को लेकर बहुत सारी भ्रामक इंफॉर्मेशन फैलाई गई पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों द्वारा, और लोगों को ये इस तरह से बरगलाया गया कि ये अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो हमारी अपनी ऑन सिटीजनशिप
खतरे में आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ उस गजट में था ही नहीं। गजट छपा था, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हों, जैसे अपने आप को पढ़ा लिखा आप बोलते हो, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हों तो उसके सारे क्लोज के थ्रू अगर जाओ तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये सीएए एक्ट है वो इंडिया में रहने वाले लोगों के ऊपर लागू होगा। इसका मेन मकसद था जो बाहर हिंदू, सिख और जो भी मिनॉरिटी, जो बाहर मिनॉरिटी हैं और अगर वो प्रताड़ित हैं और वो दोबारा से इंडिया में आना चाहते हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप का रास्ता खुलता है सीएए के थ्रू, और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। तो ये तो सीएए की कहानी थी। और रही बात एनआरसी की, तो एनआरसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल इन इंडिया, बट कुछ लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है, भाई एनआरसी नहीं लगाने देंगे। अबे भाई क्यों नहीं लगाने दोगे? आप अगर इंडिया के, भारत के नागरिक हो, अगर आप समझते हो कि आप भारत के नागरिक हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे एनआरसी लगे या कुछ भी लगे, आपको कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। आपके पास अपने ओन डॉक्यूमेंट हैं, आप दिखा सकते हैं और आप प्रूव कर सकते हो कि यू आर द रियल सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? एनआरसी लगाने में प्रॉब्लम क्या है? बहरहाल ये जो जो एग्जीक्यूशन ऑफ एनआरसी है वो गवर्नमेंट की अपनी हेडेक है, वो इस पे आगे विचार करेंगे। फिलहाल आज की ये सबसे बड़ी हॉट न्यूज़ है कि शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, और उसके साथ ही साथ जब ये ऑर्डर पास हुआ तो जज साहब ने स्पेशल कोर्ट मेंशन किया स्वामी विवेकानंद का। उसके अकॉर्डिंग उनने कोट किया जो कि स्वामी विवेकानंद ने उस टाइम पर कहा था कि हम वो हैं जो हम अपने विचारों की वजह से बने हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि विचार ही हैं जो रहते हैं। जो हम वर्ड हैं जो हम बोल देते हैं, जो वर्ड है ये सेकेंडरी हैं, बट विचार रहते हैं और विचार दूर तक जाते हैं। तो उसका साफ साफ संकेत है कि अगर आप एंटी नेशनल थिंकिंग अपने दिमाग में रखोगे, अगर आपको प्रॉब्लम है सिस्टम से, यू कैन कम अप, यू कैन टॉक टू द सिस्टम दैट यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है, इस क्लॉज में मेरे को प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे करके गवर्नमेंट के सामने आते हो, सिस्टम के सामने आते हो, सिस्टम विल रिस्पॉन्ड एंड विल अडेप्ट योर सॉल्यूशंस। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो अगर आप सिस्टम से लड़ते हो और सिस्टम के अगेंस्ट जाकर ऐसा प्रोपेगेंडा आप करते हो जिसमें आपने डायरेक्ट धमकी दी सिस्टम को, आप सोचो इससे बड़ा राजद्रोह और देशद्रोह क्या हो सकता है, जिसमें एक बंदा अपनी कौम को इनवाइट कर रहा है, उनको आह्वान कर रहा है कि आप आओ और चलो हम आसाम को इंडिया के मैप से अलग करते हैं। ये तो डायरेक्ट थ्रेट टू दी नेशनल सिक्योरिटी, और कहेंगे सॉवरेनिटी। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट, एंड इट्स हैव इट्स ओन सॉवरेनिटी। एंड ये बंदा डायरेक्ट इसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आसाम को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग कर देते हैं तो सरकार हमारी हर बात मानेगी। हम कहेंगे सीए नहीं लगेगा तो सीए नहीं लगेगा, हम कहेंगे एनआरसी नहीं लगेगा तो एनआरसी नहीं लगेगा। आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? सरकार ने ये दोनों बिल, हालांकि अभी दूसरा बिल पारित नहीं हुआ है, सीए को दोनों सदनों से पारित किया, वहाँ आपके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने भी एग्री किया इसमें, तो फिर आप कौन होते हो इसमें अपोज करने वाले? अगर आपको किसी क्लॉज से प्रॉब्लम है, आपको सीए के किसी भी क्लॉज से प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू कम अप विद ए कॉपी ऑफ सीए गजट, बिकॉज ये तो छप चुका है, गजट अवेलेबल है, आप लीजिए उसको, आप क्लॉज पे टिक करके आइए। गवर्नमेंट इज रेडी टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। आप आइए, आप बताइए इस क्लॉज में मेरे को प्रॉब्लम है, ये सीए मेरी नेशनलिटी को थ्रेट करता है इस क्लॉज में, तब तो होती है बात। अगर आप बिना कोई रीजन के, बिना क्लॉज के और डायरेक्ट ऐसी अनर्गल प्लानिंग करोगे तो आप पे पक्का देशद्रोह लगेगा। ये आप ही नहीं, अगर मैं भी ऐसा कुछ करता हूं तो मेरे पे भी देशद्रोह का केस लग सकता है, और सेडिशन लॉ ऑलरेडी है। कुछ इंटेलेक्चुअल जब ये लॉ लगा और जब ये वहां से अंदर गए तो कुछ इंटेलेक्चुअल थे जो कह रहे थे कि
what is the need of sedition law now? Sedition law was good in earlier days, ancient days, but in the current modern society, whether this sedition law is applicable? Yes, it is applicable. पुराने जमाने में राजाओं के टाइम पे राजद्रोह हुआ करता था, तो राजद्रोह जब किसी पे लगता था तो वो ये नहीं देखते थे कि वो राजा की फैमिली का मेंबर है या बाहर का मेंबर है, जिस पे भी लगेगा उस पर राजा दंड देता था, और वही तब से चला आ रहा है, वो सिस्टम का एक हिस्सा है। तो वो पुराना नहीं है, वो करेक्ट है। अगर आप किसी देश और किसी राज्य के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करते हो, तो राज्य के खिलाफ राज्य के एक पार्टिकुलर हिस्से को अलग करने की कोशिश करते हो, तो ये सीधा सीधा एक राजद्रोह है। और अगर आप देश और कंट्री के एक हिस्से को दूर करने की कोशिश करते हो, तो ये देशद्रोह है। तो जो ये लॉ लगा है, जो एक्ट लगा है, वो एक तरफ से सही है, और इसमें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ऐसे आतताइयों को जिनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज पैदा होते हैं। आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, यू हैव टू कम विद ए सॉल्यूशन, नॉट विद ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम का अगर आपके पास में सॉल्यूशन है, देन यू कम अप विद ए सॉल्यूशन एंड share the solution with the competent authority. Authority will definitely appreciate your efforts. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम ऑलरेडी है, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है और आप भी प्रॉब्लम जस्ट बता रहे हो, आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, और जब आप पे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हो, आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप ऐसे ऐसे विचार अपने दिमाग में रखोगे और आप डायरेक्ट थ्रेट करोगे कंप्लीट कंट्री को, इट्स ए थ्रेट टू कंप्लीट कंट्री। आप इसके एक हिस्से को भारत से अलग करने की बात करते हो, इसका मतलब इट इज ए डायरेक्ट वॉर अगेंस्ट इंडिया। कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपने दिमाग में रख लो। और आपके दिमाग की जो गंदी उपज है और गंदी जो सोच है, इसको निकाल के फेंक दो, जितना जल्दी पॉसिबल है फेंक दो, वरना इसका खामियाजा आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या था केस और किस वजह से इस बंदे को जेल में डाला गया है, और अभी रिसेंटली में इसकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यू फील फ्री टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।